तो चलिए हम लोग इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये इतिहास क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर दे। बट यहाँ पे अगर आप चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो के बाद स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध ये सबसे पहला युद्ध था। तो प्लासी के युद्ध के कई कारण थे जो इस प्रकार है। पहला, सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। जो अंग्रेज थे वो सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। जैसे कि इनका जो भी विरोधी सदस्य था सिराजुद्दौला का, उसको अपने ओर मिला रहे थे। आपने देखा होगा, मिला रहा था। ठीक है, उसके मतलब संरक्षण वगैरह देना, ये सब जो हमने बुक में पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सब। दूसरा है अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। जो दस्तक था उसका दुरुपयोग करना। ठीक है, व्यक्तिगत व्यापारी जो करता था उसमें भी उसका उपयोग करता था और उसको जो बेच भी देता था। ठीक है, जो दस्तक था उसको बेच देता था पैसे लेकर। तो इस प्रकार से वो जो दस्तक था उसका दुरुपयोग करता था, तो जिससे इसका राजकोष जो है वो कम होगा। तो ये भी कारण था। और सिराजुद्दौला का कोलकाता और कासिम बाजार पर आक्रमण, तो ये भी कारण था प्लासी युद्ध के। और चौथा है अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलाबंदी। तो अंग्रेज किलाबंदी कर रहे थे तो सिराजुद्दौला मना भी किया था। ठीक है, किलाबंदी को रोकने को लेकर। तो ये भी एक कारण था। और पाँचवा भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, कि सिराजुद्दौला का दोषारोपण। ठीक है, सिराजुद्दौला पर जो दोषारोपण यानी आरोप लगाया था अंग्रेज ने, तो ये भी वो भी एक कारण था प्लासी युद्ध का। तो यहाँ पे चार ठीक है, वैसे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हमने बोल दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला का दोषारोपण। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम क्या हुआ। तो इस समय सिराजुद्दौला था यहाँ पे नवाब, लेकिन अब उसका जो सेनापति होता है मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ के साथ मिल जाता है और वो अब उसको बना देता है, क्योंकि वो मिला उसीलिए था। ठीक है, तो मीर जाफ़र वादा वगैरह भी करता है कि हम लोग मतलब कई सारे क्षेत्र को देने को लेकर और रुपया पैसा। ठीक है, तो ये सब बुक में पढ़ना है। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बनाया। ठीक है, ये हमारा परिणाम है। दूसरा, बंगाल में सभी फ्रांसीसी क्षेत्र अंग्रेज़ों को प्राप्त हुए। तीसरा, आर्थिक दृष्टि से अंग्रेज़ों ने बंगाल का शोषण करना शुरू कर दिया। और चौथा, अंग्रेज व्यापार से राज शक्ति के स्रोत बन गए। व्यापार से अब वो राज शक्ति का स्रोत बन गया। ठीक है, और पाँचवा है कंपनी के कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत व्यापार में दस्तक का उपयोग करने का अधिकार मिल गया। अब उसको ये दस्तक का उपयोग करने का अधिकार मिल गया। और तीसरा है बक्सर के युद्ध के क्या कारण थे। वो तो हमारा हो गया प्लासी युद्ध। अब उसके बाद जो हमारा नवाब रहेगा वो रहेगा मीर कासिम। ठीक है, सबसे पहले आपने जो अलीवर्दी खां, उससे पहले मुर्शिदा कुली का ऐसा कथा, अलीवर्दी खां फिर आता है, फिर सिराजुद्दौला है, फिर मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम। उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये वो लोग फिर खुद ही अपने संभालते हैं। यहाँ पे बक्सर के युद्ध के कई कारण थे जो इस प्रकार है। मीर कासिम को नवाब के पद से हटाया जाना। वो नवाब था लेकिन उसको हटा दिया जाता है क्योंकि ये कठपुतली नहीं, नवाब बनना नहीं चाहता था। ठीक है, तो इसलिए ये इसके उसके विरोधी था अंग्रेज़ के, तो इसलिए इसको नवाब से हटाया जाना। अंग्रेज़ों का व्यापारिक विवाद, इसका व्यापारिक जो विवाद था वो मीर कासिम के द्वारा अंग्रेज़ों बंदियों की हत्या। मीर कासिम ने अंग्रेज़ को, जो अंग्रेज़ की जो बंदा है मतलब बंदी है, जो अंग्रेज़ के सैनिक है उसको बंदी बना के रखता है। तो जब मीर कासिम पे आक्रमण कर जब यहाँ पर 30,000 सैनिक के साथ इस पर आक्रमण किया जाता है तो मीर कासिम पटना भाग जाता है। ठीक है, और उसको बोलता है ये आक्रमण रोकने के लिए, और नहीं तो वो जो सैनिक कैद करके रखा था उसको मार देने के लिए, ऐसा बोलता है। लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं तो इसको हत्या करवा दिया जाता है, जो भी बंदी था इसके अंडर में मीर कासिम के। तो ये भी एक कारण है। और शुजाउद्दौला के द्वारा मीर कासिम की सहायता। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। वो शुजाउद्दौला के पास चला जाता है और उसके बाद वहाँ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम के गठबंधन, इसके बीच गठबंधन। तो ये होता है, ये हमारा 5 कारण ये था इसका बक्सर युद्ध के। ये 5 कारण आप लिख सकते हैं और बाकी अच्छे से डिटेल में समझने के लिए आपको बुक पढ़ना होगा। ठीक है, तो रीडिंग का सीरीज वैसे आएगा। अभी हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, अब इस युद्ध के क्या परिणाम क्या हुआ। तो इस युद्ध के कई परिणाम निकले जो इस प्रकार है। पहला, इस युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब पूर्ण रूप से कंपनी के अधीन हो गया। अब इस युद्ध के बाद बंगाल का जो नवाब था वो अब इसके मतलब इसके अंडर में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया। अब यहाँ पे कंपनी को इसका और इसका दीवानी मतलब कर, जो टैक्स वसूलने का अधिकार था वो मिल गया कंपनी को। ठीक है,
तो अब इसको पैसा वैसा का वैसा ज़रूरत भी नहीं है। जो पहले वो सोना चांदी व्यापार करने के लिए मंगाता था अपने एरिया से, तो अब इसको वो मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंपनी द्वारा बंगाल का आर्थिक शोषण हुआ, अब यहीं का पैसा से वो यही व्यापार करने लगा। एक व्यापारी कंपनी से बंगाल में वह एक राजनीतिक शक्ति बन गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नवाब जो है वो पूर्ण रूप से कंपनी का अधीन हो गया, तो ऐसा समझ सकते हैं राजनीतिक शक्ति बन गई। पाँचवा, हैदर अली तथा कंपनी के बीच कैसा संबंध था। तो हैदर अली 1761 में मैसूर की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। उसने फ्रांसीसी सहायता से अपनी सेना को प्रशिक्षित कर मैसूर का क्षेत्रीय विस्तार किया। तो इस क्रम में उसने त्रिचन्नपल्ली और बेदनूर त्रिचन्नपल्ली, बेदनूर, कनारा, चितलदुर्ग आदि को अपने अधीन किया। ठीक है, उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए मराठा तथा निजाम ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी और इस क्रम में वह अंग्रेज़ों का दुश्मन बन गया। तो इसके बीच कैसा संबंध था। ठीक है, ऐसा दुश्मनी का संबंध था। 6 नंबर है, बेसिन की संधि 1802 का क्या महत्व था। तो बेसिन की संधि भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इससे पूना दरबार में अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ गया। पेशवा ने अस्थायी तौर पर तुंगभद्रा, ताप्ती तथा नर्मदा के मध्य क्षेत्र सूरत आदि कंपनी को दे दिया। ठीक है, जिससे कंपनी को लगभग 26 लाख रुपए की वार्षिक आमदनी हुई। साथ ही इस संधि के द्वारा पेशवा ने मराठा के सम्मान, ठीक है, मराठों के सम्मान एवं स्वतंत्रता को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया था। ठीक है, तो इस संधि ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी थी। तो ये हमारा था बेसिन की संधि। 7 नंबर है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। तो ये 1802 में हुआ था, ये 1803 में हुआ था। तो इससे क्या लाभ हुआ कंपनी को। तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि से कंपनी कई क्षेत्र मिला, कंपनी को कई क्षेत्र मिला। सुरजी अर्जुन गांव की संधि द्वारा सिंधिया ने कंपनी को जयपुर, जोधपुर, गोहद, अहमदनगर का किला, भड़ौच, बदरगाह, अजंता घाट और गोदावरी नदी के मध्य पूर्व का क्षेत्र सौंप दिया। भड़ौच, बंदरगाह, अजंता घाट और गोदावरी नदी के मध्य पूर्व का क्षेत्र सौंप दिया। तो ये लाभ हुआ कंपनी को सुरजी अर्जुना गांव की संधि से। 8वां नंबर है, उत्तर भारत के क्षेत्र पर अंग्रेजों ने नियंत्रण क्यों स्थापित किया। क्योंकि देखिए 1830 तक उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्र कंपनी की विस्तारवादी नीति से बचे हुए थे, परंतु कंपनी का ध्यान इस ओर तब गया जब रूस ने विस्तार की नीति आरंभ की। कंपनी सरकार को उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर रूसी आक्रमण का भय सताने लगा और इसीलिए उत्तर भारत के क्षेत्रों पर अंग्रेज ने नियंत्रण स्थापित किया था। तो ये था हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। अब है, सहायता संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी। सहायता संधि, तो सहायक संधि ठीक है, सहायक संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। पहला, सहायक संधि स्वीकार करने वाला देशी राज्य को राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट यानी प्रतिनिधि रखना होता था, जिसकी सलाह से उसे अपनी बाह्य नीतियों को संचालित करना होता था। तो जो सहायक नीति, ये जो हमारा शर्त था, इसको अगर जो मानता था, जो स्वीकार करता था, उसको ऐसा करना पड़ता था। एक प्रतिनिधि रखना होता था अंग्रेज का, ठीक है, और उसी के सलाह से वो कोई भी बाह्य नीतियों का संचालित कर सकता था। दूसरा था, बिना कंपनी की सलाह के वह किसी से युद्ध या संधि नहीं कर सकता था। तीसरा, वह किसी विदेशी को अपने यहाँ काम नहीं दे सकता था। ठीक है। चौथा है, उसके राज्य की सुरक्षा के लिए रखी गई अंग्रेजी सेना का खर्च उसे वहन करना पड़ता था। तो ये शर्त था, ये सारे, ठीक है। वह किसी विदेशी को काम पर नहीं रख सकता है और जो उसको सेना होना उसके लिए है, वो उसका खर्च वही जो अंग्रेजी सेना है एक्चुअली, तो उसका खर्च भी वही वहन करेगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा वहन। ठीक है, ये हो गया बा वाला बा, लेकिन ये कैसा होगा, ऐसा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी शासन के विस्तार में डलहौजी की क्या भूमिका है। तो आपको पता है डलहौजी जैसे हड़प नीति, बिलाई की नीति और कई अन्य नीतियों द्वारा इन्होंने अपने शासन का विस्तार किया, राज्य का विस्तार किया, कंपनी के शासन का। तो कंपनी शासन के विस्तार में डलहौजी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसने बिलाई की नीति यानी हड़प नीति इसको बोलते हैं, तो इसके द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। वह उन ब्रिटिश अधिकारियों में से था जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार किया। बिलाई की नीति द्वारा सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर जैसे राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया गया। डलहौजी ने अन्य तरीकों से भी भारतीय राज्यों को कंपनी में मिलाया था। तो ये था। अब ये बिलाई नीति क्या था, तो जो भी क्षेत्र है वहाँ पे अगर जिसका संतान नहीं है, संतानहीन है, तो उसमें गोद लेने की परंपरा था। लेकिन वहाँ पे ये नीति लगा दिया जाता है कि अब अगर ये उत्तराधिकारी बनेगा, इस पद पे बैठेगा, गोद लिया हुआ जो भी पुत्र है,
तो वो इसके आदेश से बैठेगा, ठीक है, इसके आदेश से बैठेगा, कंपनी के आदेश से। तो इसके अनुसार ये अपने में मिला लेता था, जो पुत्र वगैरह नहीं होता था, ठीक है। तो ये नीति था, हड़प की नीति इसको बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए न्यायिक संबंध क्या थे। तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए न्यायिक सुधार उल्लेखनीय है। प्रत्येक जिला में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत स्थापित की गई। फौजदारी अदालत मुगल काल के समान काजी तथा मुफ्ती के द्वारा चलाई जाती थी। अब काजी मुफ्ती ये बुक में आपको दिया हुआ होगा, परंतु इन दोनों को अंग्रेज कलेक्टर के आदेशानुसार काम करना होता था, ठीक है। तो अंग्रेज का जो कलेक्टर होता था उसी के अनुसार उसी के आदेशानुसार काम करना होता था। दीवानी अदालत का प्रधान जिला कलेक्टर होता था, ठीक है। दीवानी अदालत का प्रधान जिला कलेक्टर होता था। तो ये था हमारा न्यायिक सुधार जो था ये वारेन हेस्टिंग का। और ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कंपनी की सेना किस प्रकार की थी। तो कंपनी किसानों को अस्थायी तौर पर प्रशिक्षण देकर सेना तैयार करते थे, जिसे सिपाही या सिपाही या आर्मी कहा जाता था, ठीक है। 19वीं सदी में कंपनी ने पैदल तथा घुड़सवार दोनों सेना को विकसित किया। इस सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षण किया गया, जिसमें अनुशासन और प्रशिक्षण द्वारा सैनिकों को नियंत्रित किया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी की सेना थी, ठीक है। पहले तो यहाँ पर देख रहे हैं अस्थायी तौर पर इसको प्रशिक्षण देकर सेना तैयार करते थे। उसके बाद ये और थोड़ा सा मॉडर्न है ना, 19वीं सदी में कंपनी पैदल और घुड़सवार दोनों सेना को विकसित किया, यूरोपीय पद्धति से इसको प्रशिक्षण दिया, अनुशासन वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार भारत में कंपनी की सेना थी। तो ये हमारा हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो जल्द से जल्द इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर दे, लाइक कमेंट से जरूर से कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।